तो हम लोग पिछले 2 लेक्चर से आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हर एक लेक्चर में हम लोग मुगल काल से जितने भी शासक हुए हैं बारी बारी से उन सभी से रिलेटेड, उन सभी से संबंधित जो भी जितने भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जितने पूछे गए, या तो वो स्टेट पीसीएस हो या तो यूपीएससी प्री हो, मेंस हो, जितने भी स्टेट पीसीएस, बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, जितने भी सारे स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं तो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। तो ये कहाँ से कर रहा हूँ मैं, तो ये घटना चक्र जो बुक आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, उसी से मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन को। जितने प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चन है अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो उम्मीद रखिए क्वेश्चन अगर जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें छूटने के चांसेस ना के बराबर है। कुछ आपको हल्का फुल्का एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इससे पहले हम सबसे पहले बाबर का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करवा दिए, अगर नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमने हुमायूं का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था। अभी जो हमारे पास है अकबर, तो अकबर का जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर इस थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है क्योंकि अकबर एक बहुत अच्छा मतलब पराक्रमी राजा थे, बहुत योग शासक है, बहुत ही अच्छे शासक थे। तो इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हर एक एग्जाम में, बहुत सारे स्टेट पीसीएस यूपीएससी बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इससे। तो ये थोड़ा टॉपिक लंबा होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन अकबर से छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया। देखिए हुमायूं की जब मृत्यु हो चुकी थी तब सूचना मिलते ही किसको, अकबर को राजगद्दी पे बैठाया गया। तो कहाँ पे, तो कहाँ पे ऑप्शन, तो कालानौर में। जब कालानौर में हुमायूं की जब डेथ हो गई थी, जब कालानौर में कौन थे, अकबर थे, तब वहीं पे उन्होंने क्या किया, उनके जो सेना नायक जो थे, सेनापति लोग जो थे, उनको क्या किया, कालानौर में ही अकबर को बैठा दिया राजगद्दी पे, वहीं पे उनका राजाभिषेक हो गया, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है। तो इसका देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। तो कालानौर याद रखिएगा, कालानौर में ही राजगद्दी पे अकबर को बैठाया गया था। किसके मरणोपरांत, तो हुमायूं की जैसी मृत्यु की खबर मिलती है कि नहीं हुमायूं अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, जैसे ही कालानौर में क्या किया जाता है, अकबर को राजगद्दी पे बैठा दिया जाता है, क्योंकि उस समय सबसे योग्य अकबर ही थे। देखिए इसका देखिए हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब के सिकंदर सुर को समाप्त करने में संलिप्त थे। कहाँ पे, किनको समाप्त कर रहे थे, सिकंदर सुर को। पूछ सकता है कि जब हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी तब अकबर कहाँ थे, तो पंजाब में सिकंदर सुर को समाप्त करने में पूरा बिजी थे, वहीं पे उन लोग संलिप्त थे। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक, मतलब जो बॉडीगार्ड एक तरह से बोला जा सकता है, बैरम खां ही बॉडीगार्ड। बाद में बैरम खां को अकबर से दुश्मनी हो चुकी थी, लेकिन स्टार्टिंग में बैरम खां क्या था, संरक्षक था अकबर का, तो संरक्षक के रूप में काम कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर, पंजाब में एक गुरदासपुर जिला है, उसके निकट कालानौर एक स्थान है, वहीं पर 14 फरवरी, ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, कब, 14 जनवरी 1556 ईस्वी को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया जाता है। और उस समय अकबर की आयु मात्र कितनी होती है, 14 वर्ष से भी कम बोला जा सकता है कि उस समय जो अकबर की आयु होती है 14 वर्ष। तो अगर बोला जाए कि मुगल काल में सबसे कम उम्र में राजगद्दी पे बैठने वाला मुगल बादशाह घोषित होने वाला राजा कौन था, तो अकबर था। और उन्हें राजा कब घोषित किया गया था, 14 फरवरी, जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे वैलेंटाइन डे के दिन। तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को क्या अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो हल्दी घाटी के जो अकबर जो हल्दी घाटी का युद्ध कर रहे थे उसके पीछे अकबर का क्या उद्देश्य था, किस लिए वो युद्ध कर रहे थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस है हमारे महाराणा प्रताप के लिए। तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे। अब वो तो राजपूत थे भाई, सच्चे राजपूत, कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, सर कट जाएगी, सर झुकेगा नहीं। तो वो हिसाब किताब था महाराणा प्रताप के साथ। तो उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, अपने आखिरी दम तक लड़ते रहे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और क्या अकबर क्या चाहता था कि महाराणा प्रताप हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, हमारे अधीन आ जाए, पूरा का पूरा मराठा हमारे अधीन आ जाएगा, पूरा का पूरा मेवाड़ हमारे अधीन आ जाएगा। तो उन्होंने हल्दी घाटी की युद्ध कर दी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी, कभी मुगल के सामने अपने घुटने नहीं टेके, कभी अपने राज्य को अधीन नहीं जाने दिया मुगलों को। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। जब 1576 में कि अकबर, देखिए अकबर के जो सेनापति थे वो कौन थे, मान सिंह थे। तो मान सिंह एक राजपूत थे, फिर भी वो क्या थे, मुगल के दरबार में, मतलब अकबर के टाइम में मुगल में क्या थे, वो सेनापति थे। तो उन्होंने मान सिंह के नेतृत्व में सेनापति को, मान सिंह को बोला कि जाओ भैया 5000 सैनिक लो और कहाँ चले जाओ, राणा प्रताप को हरा करके उसको
अपने अधीन करके आओ। लेकिन राणा प्रताप कहाँ मानने वाले थे? तो मान सिंह ने मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोकुड़ा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। वहां पे राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामने करने के लिए पहाड़ी से उतर जाते हैं। पहाड़ी से उतरने के बाद दोनों में पूरा युद्ध होता है। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के युद्ध से नाम से प्रसिद्ध हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध से नाम से जाना गया, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेना पड़ा। बहुत ज्यादा वहां पे मतलब लाशें गिरने पर लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, आप लोग की कहानी जानते होंगे। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था एक पैर से बोल सकते वो घायल होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी एक नाली थी, एक पानी का एक नहर बोला जा सकता है, उसको पार किया था और सारी मुगल सेना इस साइड रह गई थी और उन्हीं पहाड़ियों में घूमते घूमते मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अभी मैंने बताया हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी। तो भेजा था ना अकबर ने, किसको भेजा था? मान सिंह को भेजा था। 1576 ईस्वी। 1576 ईस्वी अपने दिमाग में डाल लीजिए। 1500 देखिए इसमें कंफ्यूजन वाला क्या करता है, 1576 तो आपको याद रहेगा, लेकिन ईसा और ईसा पूर्व हो जाएगा क्या? बहुत पहले, प्राचीन समय का। ठीक है, अभी हम लोग ईस्वी में बात करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन की बात नहीं कर रहे हम लोग, मिडेवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मुगल शासनकाल की। तो 1576 ईस्वी आप लोग मारिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन थे? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप राजपूत थे, लेकिन उनके जो सेनापति था, इनके सेनापति कौन थे? वो मुस्लिम थे। सेनापति कौन थे? मुस्लिम थे। कौन थे? हाकिम खां। हाकिम खां को 3 नाम से जाना जाता है, हाकिम सुर खां या हाकिम सुर या तो हाकिम खां, 3 नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं। ये देखिए बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, 59 और 56 बीपीएससी में इसको पूछा गया 2015 में। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप की सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? मुस्लिम थे। और वो कौन थे? सेनापति कौन थे? मुस्लिम थे। कौन थे? हाकिम खान थे या हाकिम सुर खां थे। ठीक है, लेकिन अगर वही पूछे कि अकबर के सेनापति कौन थे, तो अकबर के सेनापति राजपूत थे। और कौन थे वो मानसिंह थे। मानसिंह कौन है? अकबर के सेनापति थे। ठीक है, ये अकबर के सेनापति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेनापति कौन था? देखिए पूछ दिया ना, राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हाकिम सुर, जैसा मैंने बताया है ना। कौन थे? महाराणा प्रताप राजपूत थे। उनका सेने का सेनापति कौन था? मतलब राजपूतों के सेना का सेनापति कौन था? तो हाकिम सुर। देखिए कहीं कहीं हाकिम सुर लिखा रहता है, कहीं हाकिम खान लिखा रहता है, कहीं हाकिम खां सुर लिखा रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम टू सेम है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हाकिम खां सुर। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से कि दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कला अवधि विशेष अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। बोला गया है कि जो डायग्राम जो दिया गया, जो मानचित्र दिया गया, उसमें जो छाया प्रति बनाया हुआ ये जो आप लोग देख रहे हैं, वे अकबर के बोला जाता है कि ये सब अकबर इस पे राज कर रहा था। जितने भी लोग जो डॉटेड एरिया, जितने भी जो पेंटेड एरिया है, जितना भी जहाँ पे हम लोग डैश डैश बना रहे हैं, वो जो एरिया है वो अकबर के अधीन था। जो श्वेत है, जो खाली है, वहां पे अकबर का राज नहीं हो पाया। तो बताना है कि वो नगर कौन कौन सा है। देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो ये इसको उन्होंने बी का नाम दिया है कि ये बी हो गया है, उन्होंने इसको ए का नाम दिया है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है कि ऑप्शन ए 1557 में अकबर, ए गोलकुंडा लाहौर नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या है? 1557 में अकबर तो होगा क्योंकि अकबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है अकबर, लेकिन कब? तो ये 1605 ईस्वी फ्रेंड, 1605 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना और कौन सा? लाहौर पे उसका नहीं हो। लाहौर में क्या हो गया था? जैसे सैडेड पोर्शन देखिए बी, देखिए यहाँ पे पहले भारत एक ही में आता था, भारत पाकिस्तान एक में आता था, तो बी यहाँ पे लाहौर है। तो ये अकबर के गिरफ्त में था, अकबर यहाँ पे शासन कर रहा था। लेकिन ए में उन्होंने कभी भी शासन, मतलब यहाँ के लोगों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यहाँ पे उनका शासन उस समय तक नहीं हुआ था। देखिए इसका बोला गया है उपरोक्त मानचित्र अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। इसमें ए संकेत से गोंडवाना राज्य चिन्हित है जो कि अकबर राज्य से बाहर था, एवं संकेत बी लाहौर को चिन्हित है। लाहौर में जैसा कि बताया कि लाहौर का पूरा पोर्शन अकबर ने वहां पे कब्जा कर लिया था, लेकिन गोंडवाना पे कभी उन्होंने कब्जा नहीं कर पाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किया, कहाँ से किया था? वो कछवाहों से। ठीक है, कहाँ से? कछवाहों से उन्होंने राजपूत लड़की से शादी किया था, जिनको हम लोग जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उनसे शादी किया था। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं।
अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूत, कौन से राजपूत, कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अकबर जो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हमेशा जाया करता, उनको वहाँ पे जाना अच्छा लगता था, वहाँ पे घूमना अच्छा लगता था। तो जब वहाँ दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो अशनागेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, उन्होंने अकबर के अधीन मतलब बोला कि हमारे राज्य को आप ले लीजिए, अपने राज्य मिला लीजिए, अधीनता स्वीकार कर ली। तथा उसने अपनी श्रेष्ठ पुत्री मतलब बड़ी पुत्री हरखा बाई, क्या नाम था उनका, असली नाम क्या था, हरखा बाई था, लेकिन बाद में इनके नाम को क्या बोला गया, जोधा बाई बोला गया। तो हरखा बाई का विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, नहीं हमारी पुत्री से आप शादी कर लीजिए। तो अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बीर महल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किस परिवार ने, कौन से राजपूत थे, कछवाहा राजपूत। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाया करता था, सबसे ज्यादा अधिक जाया करता, कहाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती, आप मैंने पहले ही बताया कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था, तो स्वयं किसे मारा था फ्रेंड, मारा था अधम खां को, क्योंकि अधम खां ने, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अधम खां ने अकबर के जो प्रधानमंत्री बोला जा सकता है ना, उनको आतंक खां की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी, अतगा खां की हत्या कर दी थी। कौन, किसने हत्या किया था, अधम खां ने क्या किया कि किसको हत्या कर दिया, अतगा खां की। और वो कौन थे, प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे, तो अकबर के प्रधानमंत्री थे। इसीलिए अकबर ने मतलब क्या कर दिया, अधम खां को 1562 ईस्वी में स्वयं खुद के हाथों से उन्हें मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राजपूताना निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। अपने मन से कौन ऐसा राजपूत है जो अपने मन से कभी भी स्वाधीनता, अकबर की संप्रभुता या स्वाधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की, तो वो कौन हो जाएगा फ्रेंड, मेवाड़। मेवाड़ ने कभी भी, यहाँ के जो राजपूत थे बहुत ही जिद्दी और बहुत ही अपने मतलब मनोबल ऊंचा रखते थे, वो किसी के सामने सर नहीं झुकाते थे। तो अकबर के सामने इन्होंने कभी भी अपने स्वयं से, कभी खुद से ऐसा नहीं बोला कि हाँ मैं अपने आपके अधीन आ गया, लड़ेंगे भैया, जब तक जिएंगे लड़ेंगे, जब तक सांस बाकी है लड़ते रहेंगे, आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो मेवाड़ के लोग ऐसे थे, मेवाड़ के राजपूत ऐसे थे, तो उन्होंने कभी भी क्या संप्रभुता स्वीकार नहीं किया, ऐसे राजपूताना थे वहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर क्वेश्चन में पूछे कि किस राजपूत शासक ने मुगल के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। एक और थे राजपूत शासक, कौन थे वो, मारवाड़ के रावचंद्र सेन। कौन थे, मारवाड़ के रावचंद्र सेन। ये भी, इन्होंने भी क्या किया कि हमेशा मुगलों के सामने हमेशा स्वतंत्रता की संघर्ष जारी रखा और कभी भी समर्पण नहीं किया। ठीक है फ्रेंड, देख रहे हैं 1565 ईस्वी में मड़वार के शासक रावचंद्र सेन ने भ्रादा जून के मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवान जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। रावचंद्र सेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेना भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ियों के क्षेत्र में चला गया। 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति ही उसने मुगल से निरंतर संघर्ष किया तथा समर्पण नहीं किया। जैसे महाराणा प्रताप हमेशा अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे, कभी भी उनकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, कभी भी अपने उनके सामने घुटने नहीं टेके, उसी तरह से कौन था, रावचंद्र सेन ने। उन्होंने भी 2 बार बहुत बार युद्ध लड़े। जब वो घिर जाते थे तो उनको भागना पड़ता था, इधर उधर छिप जाते थे, लेकिन फिर वो दोबारा संघर्ष करते थे, लेकिन उनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। और मुगल सेना उन्हें बहुत ढूंढती थी, लेकिन कहा जाता है कि जो अपना एक बार जो ठान लेता है तो ठान लेता है। तो इन्होंने ठान लिया कि नहीं, उनके सेना के हाथे तो कभी नहीं मारे जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने निरंतर प्रयास किया कि अपने स्वतंत्र कर लें और हमेशा संघर्ष करते रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती एक महारानी थी, कहाँ की रानी थी। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी, तो वो रानी थी मंडला की। कहाँ की रानी थी, मंडला की रानी थी। बहुत ही साहसी एक शेरनी थी जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था और उनके सामने घुटने भी नहीं टेके थे। तो 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों में शासक आसफ खां को गडकटंगा गोंडवाना में, जैसे मैंने बताया था अभी ऊपर क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ था, गोंडवाना में उनका अधिकार नहीं था। तो क्यों नहीं था, यहाँ पे देखिए 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खां को गडकटंगा गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा।
इस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते हैं। उसका राजा वीर नारायण अल्पावश्यक था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यता पूर्वक शासन करती थी। राजा कौन था? वीर नारायण था, लेकिन जो शासन करना होता है ना, तो शासन कौन करती थी? उनकी मां दुर्गावती। उसने वीरता पूर्वक शाही दल का विरोध किया। उन्होंने जो शाही जो दल आए थे कि नहीं लड़िए और क्या कीजिए, अपने आप को हमारे राज्य में मिला लीजिए, मुगल के साम्राज्य के अधीन कर लीजिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? वीरता पूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला, वर्तमान में जबलपुर जिला है, के बीच युद्ध में वह पराजित हो गई। कहाँ हार गई? जबलपुर के जिले में, जो जिसे पहले गढ़ और मंडला बोलते थे, उस जिले में युद्ध में पराजित हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण? शहजादा सलीम के कारण हुई थी। जो सलीम था, जो अकबर के बेटा था, वो क्या किया? एक बार विद्रोह कर चुका था, बोलता था कि नहीं मुझे राजगद्दी पे बैठना है इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया? अबुल फजल की मृत्यु उनके कारण हो गया था। ठीक है, देखिए, जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर तब सम्राट बना, तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया। अतः अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की अहम भूमिका थी। वहां पे उन्हीं के कहने पे मतलब अबुल फजल की हत्या करवाई गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक है? देखिए, अकबर एक ऐसा राजा था, वो जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय सम्राट है। वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अपने राज्य में हर कुछ चलाता था। तो अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग किया था क्या? नहीं, कभी नहीं किया था, ये कभी नहीं किया था। ठीक है, प्रशासकीय एकता और कानून में एकरूपता, हाँ बिल्कुल, उन्होंने प्रशासन सब के लिए एक बोला प्रशासन सबके लिए एक होगा, शासन सबके लिए एक होगा। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, हाँ, वो चाहते थे कि सांस्कृतिक तौर पे भी सब लोग, कभी भाषाई आधार पे किसी को कुछ नहीं बोला, कभी भी धर्म के अति पक्ष में नहीं कुछ बोला। तो अकबर की धार्मिक नीति, हाँ धार्मिक नीति भी थी, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलके रहें। ठीक है, वो सबको एकता, वो जानते थे कि मुस्लिम सिर्फ अकेले राज नहीं कर सकता थे भारत में, तो हिंदू का भी होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने क्या किया? हिंदुओं को साथ लाने के लिए धार्मिक नीति की अपनाई, और इस तरह से वो राष्ट्रीय सम्राट कहे जाने लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इसका इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उन्होंने कभी भी अपना क्या बोला जाता है, मुगल शासक जो थे, मुस्लिम धर्म कभी नहीं तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। अकबर क्यों लोकप्रिय हो गया था सबके सामने? ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा, हाँ सही है, मनसबदारी प्रथा भी उन्होंने स्टार्ट किया। क्या धार्मिक नीति अपनाई? हाँ धार्मिक नीति भी अपनाई। सामाजिक सुधार किए, बहुत सामाजिक सुधार किए। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था भी उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, उसको भी, उसमें भी सुधार किया था, इसीलिए वो उनकी लोकप्रियता बढ़ते गई। हर एक फील्ड में उन्होंने, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया और जनता के लिए भी अच्छा काम करते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, चारों के चारों सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा, पहले के मतलब समय में क्या होता था कि आप तीर्थ यात्रा करेंगे तो उसको भी कर देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जो तीर्थ यात्रा पे, मतलब टूरिज्म करने पे जो टैक्स लगता है, उस टैक्स को खत्म कर दिया था? तो वो कौन था फ्रेंड? अकबर ही था। देखिए, ये बीपीएससी में पूछा हुआ, 55 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अकबर ने ही क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? किसको कहा जा सकता है? अकबर को ही कहा जा सकता है ना, क्योंकि एक महान शासक था, जिसका मतलब बोल सकते हैं कि साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर के कश्मीर तक था। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। देखिए, अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर के गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रसा के फेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध और निरंकुश शासक था। ठीक है, उनको बोला जाता, मतलब कि उनकी तुलना किससे की जाती थी? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से और प्रसा के फेडरिक महान से। देखिए, फेडरिक महान से उनकी तुलना की, मतलब ऐसे शासक थे भारत में जिन्होंने हर तरह से लोगों को देखा और हर फील्ड में काम किया, हर एक क्षेत्र में काम किया, उन्होंने हर धर्म के बारे में सोचा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या न हो? ठीक है, तो उन्होंने, ये अकबर नहीं कहा था कि आदमी को एक ही विवाह करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, एक कथन दिया, उसमें से चुनना है कौन सा सही है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था।
देखिए किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव में अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की, हाँ बिल्कुल, उनके जो लड़कियों के जो माता पिता होते हैं, अकबर ने छूट दे रखी थी कि लड़कियों के माता पिता मतलब क्या बोल सकते हैं कि अभिभावकों के दबाव से अलग, मतलब लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स के दबाव से अलग भी अपने इच्छा से शादी कर सकती है। ये जो नई मतलब नीति जो लाई थी अकबर नहीं लाई थी। तो ये दोनों का दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का शासन जाना जाता है, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, हाँ इसने बहुत सारे क्षेत्र जीते थे। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, हाँ इसकी प्रशासन व्यवस्था बहुत ही समृद्ध थी, बहुत ही मतलब बोल सकते बहुत अच्छा थी, ठीक है। इन्होंने सबके लिए प्रशासन एक बनाया था। न्यायिक, हाँ सबके लिए न्याय यहाँ पे सेम था। उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने धार्मिक कट्टरता कभी अपनाई ही नहीं, उन्होंने सब धर्म को माना, हर एक धर्म को छूट दी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 कौन? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के शासनकाल में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, कौन था? सैनिक विभाग का प्रमुख किसे बनाया था उन्होंने? मीर बख्शी को बनाया था, ठीक है, मीर बख्शी को बनाया था, ठीक है फ्रेंड, किसको बनाया था? मीर बख्शी को। मतलब सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? ठीक है, केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन वो उनका जो बोला जाता है सेनापति कौन था? मान सिंह था, सेनापति मान सिंह था। लेकिन सैनिक विभाग का जो प्रमुख होता है, जो सारा कुछ मतलब वहाँ विभागीय देखा जाता है, सैन्य विभाग क्या सामान क्या लाना है क्या नहीं लाना है, ऐसा, ठीक है। इन्हें मीर बख्शी को सेनापति नहीं कहा जा सकता, एवं बोला जाता है इकोनॉमिकल सारा चीज वहां पे देखते थे, हम वित्तीय सारा कुछ देखते थे, मैनेजमेंट इसको बोला जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, अकबर के जो काल में सैन्य व्यवस्था आधारित थी, कैसी सैन्य व्यवस्था थी? तो मनसबदारी सैन्य व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? मनसबदारी सैन्य व्यवस्था थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? बोला जाता है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी, क्यों लागू की गई थी? तो वो लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन, क्यों ये अकबर ने किया था, क्यों मनसबदारी लाया था? क्योंकि प्रशासन को स्वच्छ हो और सब सुनिश्चित, सब जगह मतलब बहुत सारा कुछ जो गलत काम ना हो, प्रशासन स्वच्छ हो जाए, कहीं पे घुसखोरी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, हर चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब मैनेज किया था। तो सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। यह 65वीं बीपीएससी में जो पिछले साल हुआ था उसमें पूछा गया 2019 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? किस व्यक्ति को अकबर ने बोला था कि मतलब दीवान का दर्जा, पूर्ण रूप से दीवान का दर्जा दिया था उनको, मतलब बोला था, उपाधि दिया था उनको, काम दिया था, मतलब उस पोस्ट पे रखा था। तो मुजफ्फर खां तुर्बती, किसको? मुजफ्फर खां तुर्बती को उन्होंने क्या दिया था? पूर्ण रूपेण दर्जा दिया था। किस चीज का दर्जा दिया था? दीवान का। दीवान मतलब जो टैक्स कलेक्शन बोला जा सकता है, टैक्स के बारे में जो काम करते हैं उनको, ठीक है। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? देखिए जो अकबर ने जो मनसबदारी व्यवस्था प्रणाली चालू की थी सैन्य शासन के लिए, तो उन्होंने ऐसा कहां से सीखा, कहां से लाया था? वो मंगोलियों ने, मंगोल जो थे, मंगोल जो जगह है, मंगोलिया लोग जो था, उन्होंने इस प्रथा को चालू किया था। उसी प्रथा को कॉपी उधार लाया, उस प्रथा को सीख कर किसने? अकबर ने अपनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। 10,000 जो सैनिक है उनके लिए क्या 20-20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था, ठीक है। घोड़े को यात्रा के आराम देना, यात्रा में जब ये कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं सैनिक लोग जा रहे हैं, तो जब यात्रा हो रहा है तो घोड़ों को आराम देना होता था। और युद्ध के समय उनको उन बदलना आवश्यक होता था। मान लीजिए कि जिस घोड़ा से हम रात दिन चल रहे हैं, युद्ध के समय हो सकता है वो थके हो, तो वो चेंज करना होता है। ये नीति अपनाई थी अकबर ने। तो दोनों का दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन है, और व्याख्या भी करता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली भी किसकी उपज थी? अकबर की ही उपज थी। उन्होंने ही जाप्ती प्रणाली स्टार्ट किया था। अकबर के शासन काल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली, जो मतलब टैक्स, जो जमीनी जो होता है ना, जमीन का जो कर देना है ना, भू राजस्व के लिए जो टैक्स जो वसूल करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कौन सा प्रणाली का प्रचलन हुआ था? तो जाप्ती प्रणाली का। जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकार भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी उस टाइम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने किस क्षेत्र में, मतलब वो उनका भू राजस्व में, टैक्स कलेक्शन में, टैक्स लगाने में उनके इसमें ख्याति बहुत ज्यादा विख्यात थे। मतलब दूर दूर तक टोडरमल का नाम था। टोडरमल एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छे से टैक्स को मैनेज करता है, कहाँ कैसे निकालना है टैक्स, ये सारा चीज। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? किसको?
किस व्यवस्था को जाना जाता है? तो ये दहसाला जो कर व्यवस्था था, दहसाला जो कर जो टैक्स लेने वाला था, इसको बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, टोडरमल बंदोबस्ता भी जाना जाता है, इसको बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, टोडरमल संबंधित है। टोडरमल किससे संबंधित है? तो मालगुजारी सुधार, मालगुजारी बोलिए, भू राजस्व बोलिए, बात एक ही है। तो मालगुजारी सुधार, बहुत सारा सुधार किया था टोडरमल, ऐसे तो पूरे विश्व में जाने जाते थे टोडरमल। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन? अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन से के साथ हुआ था। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। बिल्कुल ठीक है। चौथा क्या है? राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। राजा टोडरमल? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बताइए और कौन कौन सा ऑप्शन आपको कमेंट कीजिए। तानसेन रामबली पांडे को मुगल से थे क्या? बताइए। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन सिर्फ 3 सही है। कौन सही है? 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन सिर्फ कौन सा सही है? ऑप्शन 3। ठीक है, ये है ना, अबू फजल क्या थे? अकबरी के, आईने अकबरी के लेखक थे। ठीक है, उन्होंने आईने अकबरी अकबर पे बुक लिखी थी। ठीक है, ये सिर्फ ऑप्शन 3 सही है सिर्फ। बढ़ते हैं। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मित्र निम्नलिखित में से कौन से नैरंतर की कड़ी थी? ठीक है, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? टोडरमल। ठीक है, टोडरमल ने ही क्या किया था? शेरशाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन से नैरंतर की कड़ी थी? जो दोनों मतलब बोला जा सकता है कि दोनों में प्रशासन, जो भू राजस्व प्रशासन था, दृष्टिकोण से समान था। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, दोनों में कड़ी एक ही थी। ठीक है, इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त था। अकबर के द्वारा ही आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे। ख्वाजा शाह मंसूर से भी इन्हें मदद मिली थी, अतः इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल। ये तो अब आप लोग को याद ही हो गया, जैसे ही दहसाला है टोडरमल, बंदोबस्त व्यवस्था है टोडरमल। ठीक है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था उन्होंने? तो 1882 ईस्वी में। कब? 1882। दीन इलाही 1882। ठीक है, दीन इलाही क्या था? दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो दीन इलाही का प्रचार किसने किया था? दीन इलाही का प्रचार अकबर ने किया था, उन्होंने शुरू किया था। और इसको बोला जा सकता, दीन इलाही को बहुत लोगों ने कोसा भी था। तो देखते हैं आगे, उस क्वेश्चन भी आएगा। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था री एग्जाम में। देखिए, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? कुछ इतिहासकार जो तो क्या थे, दीन इलाही को क्या बोले? एक धर्म की बात बोल दी। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे कि ये धर्म नहीं था। ठीक है, तो कौन, किसने बोला था? कोई बोला था? कोई से नहीं। ठीक है, कोई नहीं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इबादत खाने का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना है वो क्या था? तो वह था फ्रेंड वो भवन जिसमें लोग बहुत सारे जितने भी सूफी संत होते थे, धर्मों के जो विद्वान होते, सब एक साथ बैठकर बोला जाता है ना, जैसे हमारा मतलब एक कॉन्फ्रेंस हॉल, जैसे हर एक कॉलेज में या तो गांव में सामुदायिक भवन होता है, किसी मीटिंग सीटिंग करना है या तो हॉल होता है, उस टाइप से उन्होंने हॉल एक बोला जा सकता है, हॉल बनवाया था। हर एक जिला में होता है ना एक हॉल, जहाँ पे जब नेता होता आता है या तो कुछ भी तरह का वहाँ पे, या तो जहाँ डीएम ऑफिस होता है वहाँ पे एक हॉल होता है, जहाँ पे सब डीएम अपने थाना अध्यक्ष बहुत सारे लोग से मिलकर मीटिंग करते हैं, चर्चा करते थे। उसी तरह से फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था अकबर ने, और वहां पे लोग सभी धर्मों के विद्वान, हर एक धर्म का, मैंने बताया धर्मनिरपेक्ष शासक थे, तो सभी धर्मों के विद्वान वहां पे आकर के चर्चा करते थे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो शान फतेहपुर जामा मस्जिद को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जामा मस्जिद को शान फतेहपुर कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो वो कौन है? अकबरी महल। कौन सा? अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बाकी पंचमहल हो गया, स्वर्ण महल हो गया, जोधाबाई महल हो गया। फतेहपुर सीकरी अकबर को बहुत ही अच्छा मतलब लगता था, वहां पे उन्होंने उसका मतलब पसंदीदा जगह था। ठीक है, इसलिए उन्होंने बहुत सारा महल बनाया, स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, सारा चीज वहां पे। अकबरी नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी दोनों का वास्तुकला को मिक्स करके बनाया गया था। ठीक है, कौन बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि हुमायूं के शासनकाल में ही बहुत जितने भी वास्तुकला पे जो अच्छे अच्छे घर बने थे, भवन बने थे, मतलब स्मारक बने थे, उस हुमायूं के राज में ही बने थे। ठीक है, जब भी अगर वास्तुकला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है तो हुमायूं आंख बंद करके मारिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। तो वह होता क्या है सुलह कुल? अकबर की धार्मिक नीति थी। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य स्वाभाविक सहिष्णुता था। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात इसे सभी जाति शांतिपूर्ण, इसका मतलब होता है कि सभी जाति लोग यहाँ पे क्या हो, शांति तरह से मतलब शांतिपूर्ण व्यवहार करे, आपस में मिलजुल के रहे, ठीक है, सिद्धांत भी कहा जाता है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही या दीन इलाही, दीन इलाही को क्या बोलते हैं? तौहीद इलाही भी कहते हैं। जैसे मैंने पूछा बताया भी था कि दीन इलाही कब शुरू की गई थी? तो 1582 ईस्वी में, 1582 दीन इलाही, ठीक है। तो दीन इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता, मतलब ये उदारवाद थे, हर एक मतलब जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वो शासक थे, ठीक है। अकबर द्वारा अपनाई गई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निश्चित रूप से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता बिल्कुल, धार्मिक सहनशीलता हाँ, इस सब को इसमें मतलब मद्देनजर रखते हुए ये नीति बनाई गई थी, धर्म नीति। उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण से हाँ, आप भी मतलब किसी भी धर्म का जो उनका संस्कृति का आप उसको फॉलो कीजिए, जो आपका पर्व जो फेस्टिवल होता है वो फेस्टिवल मनाइए, ठीक है, जो त्यौहार होता है आप मनाइए। आपको राजनीतिक उदारता मतलब राजनीति की तरफ जो भी मतलब जो अकबर का जो शासन काल था, राजनीति था, उसके तरफ से आपको उदार नजर से देखा जाए, किसी को मतलब क्या बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। धर्म सहनशीलता भी होना चाहिए कि आप दूसरे धर्म वाले भी अगर कुछ करें तो आपको ये चीज भी समझना पड़ेगा। तो क्या तीनों सही है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन डी। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? किस? तो अकबर के विरुद्ध हुआ था, जब अकबर ने ये सब चीज किया था, जब ये मतलब लोगों को जो उस समय जो मुस्लिम लोग थे जौनपुर में, तो उनको लगता था अकबर मुस्लिम होकर के सारे धर्म को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसी टाइम 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु काजी मुल्ला मोहम्मद यजीदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने का फतवा जारी किया। बोला कि अकबर पागल वगल इंसान है, ये मुगल होकर के मुस्लिम होकर के हर एक मतलब फेस्टिवल को मतलब मनाने का परमिशन दे रहा है, हर एक धर्म को मतलब वैल्यू उतना ही दे रहा है, किसी को कम बेस नहीं कर रहा, किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है। तो ये सबको खटकने लगा, तो उन्होंने क्या किया, सारे मुस्लिमों को एक करके अकबर के विरुद्ध फतवा जारी करवा दिया था, ठीक है, कि उसका विरोध करो, इस टाइप से। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1623 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म, नहीं ये गलत है, बनवाया लेकिन ये चीज नहीं था, अपने पुत्र के लिए नहीं बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन सिर्फ ए सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बनवाया था 1602 ईस्वी में, लेकिन वो अपने पुत्र के लिए नहीं बनाया था। किसके लिए बनाया था? वो एक युद्ध जीता था, उस टाइम में उसने बनाया था। कौन सा युद्ध जीता था वो? गुजरात विजय। कहाँ? गुजरात। जब 1572 से 73 में जब गुजरात विजय हुआ, तब 1602 में कौन सा वो निर्माण करवाया? फतेहपुर सीकरी, ठीक है। उस टाइम फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसे बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। उसे लोग क्या कहते हैं? विजय स्तंभ भी कहते हैं, मतलब वो अपने नाम से विजय हो गए, गुजरात में विजय हो गए, इसलिए विजय स्तंभ बनवा दिया, जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा का। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। कब? 1602 में। कब करवाया था? 1602 में। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में करवाया था, ठीक है। कब करवाया था? क्यों करवाया था? जब वो गुजरात विजय हुए थे, तब 1572 से 73 में। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अकबर ने शिक्षा संबंधी भी सुधार किए थे। ऐसे ही उन्हें राष्ट्रीय शासक नहीं कहा जाता, ऐसे ही उनकी तुलना एलिजाबेथ से नहीं की जाती थी, ठीक है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है वो? तो वो फतेहपुर सीकरी। जैसा मैंने पहले ही बताया, उनके फतेहपुर सीकरी इतना उन्हें पसंद आता कि सारी इमारतें उन्होंने फतेहपुर सीकरी में ही बना दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह मिलता है? तो बौद्ध विहार की तरफ पंचमहल का जो ऐसा नक्शा था, ऐसा गुंबद था वहां पे, बिल्कुल प्राचीन काल का जो बौद्ध विहार का होता था ना, उस टाइप से उन्होंने बनाया था। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महल का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था, जो अब तक भारत में कुछ भागों में विद्यमान है। ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिल वाला यह आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। क्या निर्मित कराया था? पंचमहल कराया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में तो हर चीज ही था, लेकिन यहाँ पे मोती महल है ना, रंग महल नहीं कराया था। लेकिन अगर पूछे बुलंद दरवाजा पूछे, पंचमहल पूछे, सारा चीज वहीं पे, ठीक है। जोधाबाई महल पूछे वहीं पे। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो वो आगरा में स्थित है ना। वो कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है।
अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित होगा? सिकंदरा। कहाँ? सिकंदरा। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहसीताबाद रखा था। ठीक है, यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसका निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में कराया था। इस मकबरे में 5 मंजिल हैं। इनकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल के आकार में छोटी होती है। इस मकबरे की विशेषता यहाँ गुंबद विहीन होना। इसमें गुंबद नहीं था, पहले हमेशा गुंबद वाला बनता था, लेकिन ये गुंबद विहीन था। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? कौन सा ऐसा किला था? दिल्ली का लाल किला। यह अकबर के राज्यकाल में नहीं बना था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI, इसके आप नोट कर ले। ठीक है, बोला गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बाबर का मकबरा कहाँ था और अकबर का? बाबर सबसे पहले मैंने बताया था। बाबर का मकबरा कहाँ है फ्रेंड? जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। अकबर का मकबरा कहाँ? अकबर तो अभी जस्ट ही बताया। कहाँ बताया? अकबर सिकंदराबाद। ठीक है, ये तो अभी जस्ट बताया गया है। बाबर को काबुल बहुत पसंद आता है। क्यों? वो मतलब काबुल से आता, तो इसे काबुल बहुत पसंद आती है, काबुल से। ठीक है, बाकी बचा जहांगीर। जहांगीर का भी अभी जस्ट ही करवाया था मैंने। जहांगीर का कहाँ? आगरा। जहांगीर कहाँ? आगरा। सॉरी, गलती बता दिया शायद मैंने। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। क्या हो जाएगा? शाहजहां आगरा हो जाएगा। शाहजहां आगरा हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ हो जाएगा? जहांगीर का मकबरा लाहौर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे देखिए। हाँ, बाबर का कहाँ है? बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का तो काबुल हो ही जाएगा, उन्हें काबुल बहुत पसंद था। हुमायूं का मकबरा कहाँ था? हुमायूं का मकबरा कहाँ था? बताइए बताइए। हुमायूं का और अकबर का तो अभी जस्ट ही बताया मैंने, सिकंदरा। कहाँ? सिकंदरा। और जहांगीर का भी बताया। कहाँ बताया? लाहौर। बाकी कौन बच गया? हुमायूं का कहाँ? दिल्ली। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। बाबर का मकबरा काबुल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा लाहौर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के काल में महाभारत को फारसी में अनुवाद करना। महाभारत को जो फारसी में अनुवाद करना, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो अकबर के समय में महाभारत का जो बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन हुआ था, अनुवाद जो हुआ था फारसी में, पहले वो संस्कृत में लिखा हुआ था, उसको फारसी में कन्वर्ट कराया था, उसको मतलब चेंज कराया था, बदलवाया था कि फारसी भाषा में इसे लिख दो, ताकि लोग मुगल काल के जो शासक थे वो लोग उसको पढ़ सके। तो किस एक कराने वाला मतलब निर्देशन देने वाला डायरेक्टर होता है ना, एक निर्देश देने वाला कि हाँ ऐसे 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 बदलो, तो उनको अनुवाद करवाने वाला दूसरा कोई था, अनुवाद करने वाला दूसरा कोई था। तो करवाने वाला कौन था? करवाने वाला फैजी था। इन्होंने डायरेक्ट किया था, इन्होंने इसकी इन्हीं के देख रेख में, इन्हीं के निर्देशन में वो अनुवाद हुआ था। लेकिन किया किसने था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कौन किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और किसने करवाया था? किसके देख रेख में हुआ था? तो फैजी के। ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब महाभारत जब अनुवाद हुआ था तो उसका नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया था रजमनामा। क्या रखा गया था? रजमनामा। किसका नाम रजमनामा रखा गया था? महाभारत का। किसमें? फारसी लैंग्वेज में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? रजमनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? किसका है? महाभारत का। किसका है? महाभारत का। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण को भी इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया था कि मतलब अकबर की इच्छा था कि नहीं, महाभारत का भी अनुवाद कराया जाए, रामायण का भी अनुवाद कराया जाए। तो रामायण का अनुवाद कराया। ठीक है, कौन करवाया था? फैजी ने। किसने किया था? बदायूनी ने। तो रामायण का भी महाभारत का भी दोनों का जो ट्रांसलेटर जो था, मतलब अनुवाद करने वाला, ये बदायूनी ही थे। लेकिन रामायण महाभारत में अगर पूछा जाए कि वो कौन उनको निर्देश दिए थे, वो फैजी निर्देश दिए थे। और नाम क्या था महाभारत का? क्या था? देखिए, अभी निष्ठ मैंने बताया था, क्या था? रजमनामा। ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कराया? कौन किया? बदायूनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई? ठीक है, जरी कलम
कौन सी उपाधि दी गई? सम्राट अकबर के समय में जरी कलम की उपाधि दी गई। किसको दी गई? तो मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को उन्होंने किसकी उपाधि दी? जरी कलम की उपाधि दी। ठीक है, ये प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं थे। ठीक है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता जिनकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है, एक सूची आईने अकबरी बुक में इनके बारे में पूरा कौन कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा था, क्या क्या प्रमुख इनके ग्रंथ है, एक सूची बनाई हुई है, यहाँ पे एक पूरा लिस्ट ही बनाया हुआ है। ठीक है, इनका सबसे प्रमुख का समय इनका मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि सम्मानित किया गया। सोचिए अकबर इससे कितना प्रभावी हुआ था, कितना इनसे मतलब स्नेह रखता था, कितना प्रभावित हो गया था इनके विचारों से कि जैन साधु थे, वो जैन धर्म के थे, इन्होंने जगत गुरु की उपाधि दे दी। तो वो कौन थे? वो थे हरि विजय सूरी। कौन थे? हरि विजय सूरी जी को उन्होंने क्या की? जगत गुरु की उपाधि दे दी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्हें अकबर ने बहुत सम्मानित किया, बहुत रिस्पेक्ट दिया? कौन थे? हरि विजय सूरी, ऑप्शन बी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था? तो वो था दसवंत। कौन था? दसवंत मुगल सम्राट अकबर के समय का बहुत प्रसिद्ध विख्यात क्या था? चित्रकार था, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता था उस टाइम। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? जैसा शुरू में हम लोग देखा थे, अकबर। अकबर को किससे तुलना की जाती है? एलिजाबेथ प्रथम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किसके शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के समय में ही। ये देखिए मॉडर्न में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसको भी है, बहुत बार पूछा गया है। 63वीं बीपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी प्री में एक दो बार पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पूछ देता है कि बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब कंपनी गठित हुई थी तब भारत के शासक कौन थे, है ना, इस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो अकबर उस समय भारत के शासक थे। उस समय इंग्लैंड में बोला जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुई थी। आए थे जहांगीर के काल में, लेकिन गठन अकबर के ही काल में हो गई थी। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका में खोज का उल्लेख किया, अमेरिका की खोज किया, ठीक है, उसका उल्लेख किया, उसके बारे में बताया, कौन थे वो? तो अब्बुल फजल थे। अब्बुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। ठीक है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो वो कौन थे? रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में सबसे पहला जो अंग्रेज से आदमी आया था वो रॉल्फ फिंच आए थे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के शासन काल में लिखित घटनाओं के कला अनुलिखित कीजिएगी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? तो एकदम बिल्कुल लाइन से ही है। पहला, सबसे पहले आते ही उन्होंने जजिया कर समाप्त किया। दूसरा, इबादत खाना का निर्माण कराया। तीसरा, जो मजहर, जो हज पे जाते हैं ना, वो मजहर पर हस्ताक्षर। ठीक है, और दीन इलाही की स्थापना। ठीक है, उसके बाद चौथा उन्होंने क्या किया? दीन इलाही। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जजिया, सबसे पहले जजिया समाप्त किया, उसके बाद इबादत खाना, उसके बाद मजहर पर हस्ताक्षर, उसके बाद दीन इलाही। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिला लिया था उन्हें? 1576 ईस्वी में ही। कब? 1576 ईस्वी में ही उन्होंने क्या किया था? बिहार को, बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो बस आज के लिए इतना।